Assalamu alaikum everybody. Am I audible? जी जी सर, वालेकुम सलाम। Great. Let's come to the areas of study for agronomy now. जिस कौन से एरियाज को आपने देखना है, ये मैं फिर कहूँगा, डिपेंडिंग अपॉन द लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी यू वांट टू अचीव, यू हैव टू गो मोर इन मोर डिटेल्स एंड फॉर मोर इन डेप्थ नॉलेज फॉर द सेम। अगर आपने सिंपल आगाही हासिल करनी है, क्विंटेंस लेनी है, क्विटेंस लेनी है, या आपने थोड़ा सा लगना है, फिर उस वो है। और अदरवाइज इफ यू वांट टू बी competitive enough, then you have to be proficient enough as well, and for proficiency you have to dig deep for that purpose. So some जैसे डेफिनेशंस हैं, ब्रांचेस हैं, अलाइड डिसिप्लिन हैं एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी के। एग्रोनॉमी में बहुत सॉइल एंड क्रॉप्स आती हैं, प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो आपको आना चाहिए एग्रीकल्चर की डेफिनेशन क्या होती है, एग्रीकल्चर की ब्रांचेस कौन सी हैं, किन लफ्ज़ों से मिलकर एग्रीकल्चर और एग्रोनॉमी बनाया है। फिर एग्रीकल्चर की जो ब्रांचेस हैं उनके आगे डिसिप्लिन हैं वो कैसे हैं, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। फिर इसी तरीके से एग्रोनॉमी और एग्रोनॉमी के अलाइड साइंसेज जो हैं वो भी आनी चाहिए। ये बहुत बेसिक सी चीज़ें हैं और आपने ये सारी पढ़ रखी हैं। नो कमिंग बेसिक्स जब आप सीख लें, उसके बाद आपको जो क्या कहना चाहिए, क्लू जहाँ से मिलती है कि कौन कौन से एरियाज हमने टच करने हैं एग्रोनॉमी के, उसमें फिर प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी आ जाते हैं। कल्चरल प्रैक्टिसेस, सीड बेड प्रेपरेशन से लेकर, बल्कि जो भी प्रीवियस क्रॉप के हार्वेस्ट के बाद जितने भी ऑपरेशन शुरू हो जाते हैं वहाँ से लेकर अगली क्रॉप की सोइंग, सीड बेड प्रेपरेशन, सोइंग और कल्चरल ऑपरेशन के बाद हार्वेस्टिंग तक जो भी किया जाता है, ये उसकी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं। सो द कल्चरल प्रैक्टिसेस एक्चुअली set the stage for receiving seed and nurturing the baby plant to maturity, intercultural practices, and leaving the stage again viable for coming seeds, babies, crops, different in their demands. ये सारा कुछ कल्चरल प्रैक्टिसेस में आता है। तो आपके पास टिलेज सिस्टम्स कौन से हैं, टिलेज की डेफिनेशन क्या है, टिलेज की टाइप्स क्या है, सिस्टम्स क्या हैं, और उनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ये भी आपको उसमें कल्चरल प्रैक्टिसेस और टिलेज ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। ये प्रिंसिपल्स ऑफ एग्रोनॉमी मैंने इसलिए लिखा है कि इसके अंडर हम लेंगे। ये नीचे जो लिस्ट किए हुए हैं, दीज आर नॉट डायरेक्टली एज सच प्रिंसिपल्स। ये मत समझना कि मैंने प्रिंसिपल्स आपने पांच या छह जितने भी फिंगर टिप्स पे लिखे होते हैं कि इतने प्रिंसिपल्स हैं, नो नो, दीज आर नॉट, दीज बुलेट्स आर नॉट रिप्रेजेंट दोस। ये मैंने अपनी सहूलत के लिए आपको हमारी आपस की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सो आपको ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी। तो कल्चरल प्रैक्टिसेस और टिलेज सिस्टम्स के बाद क्वालिटी सीड, सीड इज द एंटिटी दैट वी आर टू वर्क विथ। डेफिनेशन क्या होती है सीड की, सीड के करेक्टरिस्टिक, क्वालिटी सीड की डेफिनेशन। पहले तो सीड की डेफिनेशन, ठीक है। सीड की डेफिनेशन ही बहुत सारे लोगों को नहीं आती, जर्मिनेशन की डेफिनेशन नहीं आती। जर्मिनेशन हमने पढ़ाया था कि बॉटनिस्ट की जर्मिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन। हॉर्टिकल्चरल जो है उसकी क्या होती है, हॉर्टिकल्चरिस्ट की डेफिनेशन, और एग्रोनॉमिस्ट की डेफिनेशन क्या है जर्मिनेशन की। तो ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। तो सीड क्या होता है, सीड की भी डेफिनेशन जो है, एट लार्ज एनी प्लांट पार्ट दैट इज यूज्ड फॉर प्रोपिगेशन ऑफ द क्रॉप। लेकिन बोटेनिकली सीड इज राइपेंड है, वो क्या कहते हैं, ओवरी, फ्रूट जो है राइपेंड ओव्यूल होता है। ये चीज़ें छोटी छोटी बारीक बारीक बेसिक सी चीज़ें हैं। सो व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट सीड क्वालिटी, क्वालिटी सीड के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, टाइप्स क्या होती हैं सीड की, प्री बेसिक, बेसिक, सर्टिफाइड, देन वो जो दूसरा होता है आप करते हैं। तो ये सारी चीजें और उनकी टैगिंग क्या कैसे की जाती है। तो अगर सीड की टाइप्स हैं, टाइप्स में जो है हाइब्रिड्स भी आते हैं, इनब्रेड जो है वो भी आते हैं। तो ये भी चीजें आपके पास आनी चाहिए कि हाइब्रिड की क्या डेफिनेशन होती है, सिंथेटिक सीड कौन सा होता है, कंपोजिट सीड कौन सा होता है, ठीक है ना, वैरायटी क्या होती है, कल्टीवार क्या होता है, ये चीजें आपको आनी चाहिए। सीड की मल्टीप्लिकेशन क्या की तो कैसे होती है, अगर आपने सीड बना लिया है प्री बेसिक, उसको मल्टीप्लाई करके फार्मर तक ले जाने के लिए उसकी मल्टीप्लिकेशन के कौन से स्टेप्स हैं। सो क्वालिटी सीड प्रोडक्शन की प्रोडक्शन के मेकनिज्म्स क्या हैं, और फिर
क्वालिटी सीड, अगर क्वालिटी की बात करते हैं, उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो टेस्ट कैसे करने हैं, ठीक है ना, और उसको स्टोरेज में कैसे हैंडल करना है, ये कुछ चीज़ें सीड के बारे में है। ये भी आपको देखनी होंगी, ये एक डोमेन है बहुत इंपॉर्टेंट, सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी एग्रोनॉमी का। क्रॉप न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट की डेफिनेशन क्या होती है, और न्यूट्रिशन क्या होती है, कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन न्यूट्रिएंट्स एंड न्यूट्रिशन। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, एसेंशियलिटी का क्राइटेरिया क्या है, आपने पढ़ रखा है कि वो न्यूट्रिएंट जो है एसेंशियल है, जो प्लांट के अंदर कोई ना कोई रोल प्ले करता है, और उसकी कमी को कोई दूसरा न्यूट्रिएंट सब्स्टिट्यूट ना करे, तो वो एसेंशियल न्यूट्रिएंट है। तो ये कॉन्सेप्ट्स, और फिर क्लासिफिकेशन क्या है न्यूट्रिएंट्स की, मैक्रो हैं, माइक्रो हैं, और इसके साथ साथ फिर आपकी उनके रोल्स क्या हैं, एनपीके, सल्फर, मैग्नीशियम, मैंगनीज, दूसरे तीसरे, और डेफिशिएंसी सिम्टम्स क्या हैं। ये बहुत ही दफ़ा कई बहुत दफ़ा एक इंडिपेंडेंट क्वेश्चन होला हार्टेड, या इवन अगर आपके एमसीक्यूज हैं, उसमें तो एक ही डोमेन में छः छः क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं ना। लोग कहते हैं कि एमसीक्यूज आसान होते हैं, बट टू हैंडल द एमसीक्यूज अ बिट टीडियस एज कंपेयर्ड विद सब्जेक्टिव पेपर्स। सर ये एमसीक्यूज सब्जेक्टिव ही होंगे पेपर इनके? में आपने 2 3 4 सफ़े लिखने हैं एक सवाल के बारे में, कुछ सतही बातें लिखेंगे, कुछ डीप बातें लिखेंगे, कुछ और चीजें लिखेंगे, वो आपका कवर हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट द एमसीक्यूज, यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइजली नोइंग एग्जैक्टली द राइट आंसर। तो ये फिर आपको छोटी छोटी चीजें डिटेल के साथ दिखनी पड़ेंगी। मन्योरिंग का प्रोसेस क्या है, मन्योरिंग क्या होती है, सिर्फ खाद डालना मन्योरिंग नहीं है। ग्रीन मन्योरिंग हो सकती है, फार्म यार्ड मन्योर हो सकते हैं, पोल्ट्री मन्योर, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक मन्योरिंग सारे। फिर आप उनकी क्लासिफिकेशन, कंपोजिशन विद एग्जांपल्स, मुख्तलिफ किस्म की फर्टिलाइजर्स की। ग्रीन मन्योरिंग क्या होती है, क्रॉप क्या होती है, और इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट का कंसेप्ट जो है, ये आपको डिटेल के साथ आना चाहिए। अच्छा, उसके बाद है क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट, इरिगेशन, सॉरी किधर गया, क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स। क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स क्या है, हमें बेसिक चीजें, डेल्टा ड्यूटी ऑफ वाटर पता होना चाहिए, एवापोट्रांसपीरेशन, पोटेंशियल एवापोट्रांसपीरेशन, ये चीजें क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट्स की डिटर्मिनेशन में बुनियादी चीजें हैं। सो वी मस्ट नो कि किसी क्रॉप को पानी चाहिए कितना होता है, उसकी बेसिस क्या है पानी की रिक्वायरमेंट की। हमने पढ़ा था कि पोटेंशियल एवापोट्रांसपीरेशन जो है, किसी भी एरिया में किसी क्रॉप सीजन के अंदर, दैट इज द मैक्सिमम पॉसिबल अमाउंट ऑफ वाटर दैट ए क्रॉप में रिक्वायर। अगर आप उसकी पोटेंशियल वेपर ट्रांसपीरेशन को मीट कर लें, रिक्वायरमेंट को, उतना पानी इरिगेशन से या रेनफॉल से वो अवेलेबल हो थ्रू आउट द क्रॉप ग्रोथ पीरियड, दैट इज एनफ, मोर देन एनफ हम कह सकते हैं। अगर इससे कम है, सो डिपेंडिंग अपॉन हाउ हाउ डेफिसिट इट इज एज कंपेयर्ड विद पीईटी रिक्वायरमेंट ऑफ द क्रॉप, वो उतना ही स्ट्रेसफुल या नॉन स्ट्रेसफुल कंडीशंस जनरेट करेगा विद रिस्पेक्ट टू वाटर। तो जब हमें ये पता चल जाए कि पानी कितना चाहिए, फिर उसको पानी को देना कैसे है, इरिगेट कैसे करना है, तो बेसिस ऑफ क्या है, क्या हम टेंसल वेपोट्रांसपीरेशन क्रॉप वाटर उसकी बेस के ऊपर देना चाहते हैं, इंटरवल क्या होना चाहिए, क्या हम डेज की बुनियाद के ऊपर इंटरवल रखना चाहते हैं, क्या हम डेप्थ ऑफ इरिगेशन की बुनियाद पर हमारा इरिगेशन सिस्टम मेंटेन करना चाहते हैं। ये चीज़ें भी आपको, मेथड्स कौन से होने चाहिए इरिगेशन के, उसकी बेसिस क्या होनी चाहिए, टाइमिंग क्या होनी चाहिए, क्वांटी कितना पानी होना चाहिए, और फिर हमारे इरिगेशन के सिस्टम्स कैसे हैं, पानी लगाना कैसे है, ये चीज़ें भी, ये एक होल होल ये पहले जो दो पॉइंट हैं, दीज रिलेट टू वाटर, ये होल जो है डोमेन है एक। देन कम्स क्रॉप प्रोटेक्शन। क्रॉप प्रोटेक्शन में इंसेक्ट पेस्ट ऑफ क्रॉप्स बेसिक्स से, क्योंकि आप कहेंगे कि हम एग्रोनोमिस्ट हैं, हमें नहीं चाहिए, बट एग्रोनोमिस्ट, गुड एग्रोनोमिस्ट इज सपोज टू बी ऑलराउंडर, उसको प्रोटेक्शन भी आनी है, उसको मैनेजमेंट भी आनी है, वो न्यूट्रिशनिस्ट भी है क्रॉप का, वो सॉइल साइंटिस्ट भी है, आपकी डेफिनेशन में शामिल है कि प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ फील्ड क्रॉप प्रोडक्शन एंड सॉइल मैनेजमेंट। तो सॉइल मैनेजमेंट की प्रिंसिपल्स भी और प्रैक्टिसेस भी, उसकी सारी सॉइल साइंस की थ्योरी भी और प्रैक्टिस भी, एग्रोनॉमिस्ट इज इज
डेफिनेटली सपोज टू नो ऑल दिस। तो इसी तरीके से बेसिक से, बट वीड्स, वीड्स के बारे में स्पेसिफिकली एरिया है एक पूरा, इसके बारे में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कई दफ़ा। तो नॉक्सियस वीड्स क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है, डेफिनेशन उसकी क्या है, एग्जाम्पल्स क्या हैं मुख्तलिफ क्रॉप्स के अंदर पाई जाने वाली वीड्स की, एसोसिएटेड वीड्स की क्या डेफिनेशन है, कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पे मैंने नहीं लिखा। एसोसिएटेड वीड्स के बारे में भी कई दफ़ा टर्म आ जाती है, एसोसिएटेड वीड्स। अच्छा, वीड्स, मिमिक वीड्स क्या होती हैं, ये अब इस वक्त जहन में आए जा रहे हैं चीज़ें, उस वक्त तो चूंकि बना रहा था शाम को मैं। तो मिमिक्री क्या होती है, ठीक है। तो ये चीज़ें भी वीड्स के अंदर आपको, वीड कंट्रोल में फिर हर्बिसाइड्स यूज करते हैं, कल्चरल दूसरे तीसरे मेथड्स इस्तेमाल करते हैं, जैसे इंटेग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इसी तरीके से इंटेग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी एक टर्म यूज होती है। और इंटेग्रेटेड वीड मैनेजमेंट इज ए गुड टर्म इन लिटरेचर एज वेल। तो ये हर्बिसाइड की डेफिनेशन क्या, कई दफा सिंपल सा पूछ लेते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हर्बिसाइड एंड वीडिसाइड, आपको पता होना चाहिए। हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशन क्या है, बेस्ड अपॉन देयर मोड ऑफ एक्शन, बेस्ड अपॉन देयर सॉरी टाइम ऑफ एप्लीकेशन, बेस्ड अपॉन देयर जो है ना एक्टिव इंग्रेडिएंट्स मुख्तलिफ किस्म के। तो प्री इमरजेंस, पोस्ट इमरजेंस, ठीक है। और उसके बाद सिस्टमिक कंटैक्ट, ये मुख्तलिफ किस्म की हर्बिसाइड्स की क्लासिफिकेशन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, हर्बिसाइड्स कैसे काम करती हैं, प्री इमरजेंस और पोस्ट इमरजेंस हर्बिसाइड्स के मोड ऑफ एक्शन में मेजर डिफरेंसेस क्या होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल उसमें ही आ जाता है कि प्री इमरजेंस हर्बिसाइड्स आर प्रीडोमिनेटली सिस्टमिक हर्बिसाइड्स, ये ट्रू है या फॉल्स है। तो जब क्रॉप आई नहीं है, जर्मिनेट ही नहीं की हर्बिसाइड, आपने प्री इमरजेंस हर्बिसाइड अप्लाई किया है, ये सिस्टमिक कैसे हो सकती है, ठीक है ना। सिस्टमिक तो तब होगी कि प्लांट इज देयर, आपने अप्लाई की और वो प्लांट के अंदर चले गई, और वो एक फिजियोलॉजिकल मैकेनिज्म के तहत सिस्टमिक एक्शन वो रेंडर करती है। सो हम ये स्टेटमेंट के वो प्रीडोमिनेंटली कंटैक्ट हर्बिसाइड जो है वो सिस्टमिक होती हैं, इट इज रॉन्ग ऑप्शन, गलत है। तो ये आप चीज को आपको आनी चाहिए इनकी। एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या होता है, ठीक है ना। फिर हर्बिसाइड एप्लीकेशन में कैलिब्रेशन क्या होती है, कैलिब्रेशन करते कैसे हैं, क्यों करना जरूरी है, वॉल्यूम ऑफ स्प्रे कैसे डिटरमिन किया जाता है, और फिर एप्लीकेशन के क्या तरीके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद finally होता है क्रॉप हार्वेस्टिंग या पोस्ट हार्वेस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग, जो है मुख्तलिफ क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग के दौरान या हार्वेस्टिंग से पहले उनकी हैंडलिंग कैसे करनी है, किस मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर, किस सॉइल मॉइस्चर कंटेंट के ऊपर आपने क्रॉप को हार्वेस्ट करना है, और फिर हार्वेस्ट करने के बाद पोस्ट हार्वेस्ट हैंडलिंग कैसे करनी है, उसकी प्रोसेसिंग कैसे करनी है, फील्ड के अंदर ड्राइंग कैसे करनी है, उसको स्टोरेज में कैसे ले जाना है, स्टोरेज की कंडीशंस क्या होनी है, ये भी आपका एग्रोनॉमिस्ट का डोमेन है, आप इसको नहीं छोड़ सकते। ये तो थे वो प्रिंसिपल्स, ये यहां तक मैं ना एरियाज सो कॉल्ड अप्लाइड एग्रोनॉमी के, माना देयर आर मोर थिंग्स यू मस्ट नो अबाउट क्रॉप्स एंड सॉइल्स। एक मिनट, इसको मैं थोड़ा सा आगे, आगे करूँ, इधर आ जाए जी। चलें। सो हमें कुछ और भी जानना है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपके साथ जो compete करने वाले कैंडिडेट हैं वो कहाँ तक जानते हैं। ये जो इस स्लाइड में चीजें लिखी हुई हैं, ये भी एग्रोनॉमी ही है। And you can't rule out the possibility that your contemporary competitors, they know well about these, and who knows about the examiner's mind. उसने बहुत सारे लोगों को शार्ट करके उसने कुछ मुश्किल क्वेश्चन, मुश्किल तरीन क्वेश्चन भी रखने हैं, जो वो लोग करें उस हमारी एक्सपेक्टेशन, मैं आपको अपना माइंड सेट एज एग्जामिनर बताता हूँ। हम हमारा माइंड सेट ये होता है कि इतने परसेंट क्वेश्चन हर कोई कर ले, मतलब मीडियोकर्स भी कर लें, ठीक है। इतने क्वेश्चन जो है वो अबव एवरेज वाले करेंगे, इतने क्वेश्चन जो है वो वेरी गुड वाले करेंगे, और इतने क्वेश्चन एक्सीलेंट वाले करेंगे। एंड देयर मस्ट बी सम क्वेश्चन, फ्यू क्वेश्चन वो पुट देयर इन द पेपर, चाहे वो एमसीक्यूज ही 100 बनाने पड़े पेपर के अंदर, जो जो एक्सेप्शनल कैंडिडेट्स करेंगे, जिन्होंने वाकई, जिनको कुछ कहना चाहिए, जिनमें कुछ स्पार्क होता है, हु हैव बर्न्ड देयर मिडनाइट ऑयल्स, ओके, वो करें।
अब ये ज्यादती होगी उन लोगों के साथ, आप कहेंगे कि ऐसे क्यों है, सभी एक्सेप्शनल होंगे, फिर हम स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? अगर नले ते दले हीरे ते कोयला एक ही जगह रख दइए, ठीक है, फिर हम कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? ये आप में से वो लोग जो ज्यादा मेहनत करते हैं उनके साथ ज्यादती है ना, डेफिनेटली आप में से कुछ होंगे। और जिन्होंने नहीं की थी वो अगर आप पे एक्सेप्शन, वो भी 100/100 लेके आ गए, सारे ही 100/100 वाले हैं, ये क्या मजाक है? आपका टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होता, ऐसे कभी भी वो पॉसिबल नहीं है। सो अंडरस्टैंडिंग व्हाट ए प्लांट इज अबाउट एंड हाउ इट वर्क्स, फ्रॉम सेल टू प्लांट टू क्रॉप, ये हमें पता होना चाहिए। एक सेलुलर इंडिविजुअल से लेकर बायोलॉजिकल सिस्टम्स में एक प्लांट कैसे फंक्शन करता है, सेल कैसे फंक्शन करता है, सेल के अंदर सिस्टम्स कैसे होते हैं, और सेल कैसे मिलके प्लांट टिश्यूज और प्लांट, और फिर प्लांट कैसे चलता है, और फिर क्रॉप कैसे परफॉर्म करती है। मींस फिजियोलॉजी ऑफ द प्लांट, क्रॉप, क्राफ्ट फिजियोलॉजी और प्लांट फिजियोलॉजी, ये आपको आनी चाहिए। और यू मस्ट नो फिजियोलॉजिकल बेसिस ऑफ यील्ड फॉर्मेशन। क्रॉप, प्लांट सिर्फ एक लिविंग एंटिटी के तौर पर नहीं काम करता, आपको चाहिए होता है। आपने गंदम का सारा पौधा तो नहीं खाना, आपने ग्राम चिकपी के सारे प्लांट को तो हार्वेस्ट नहीं करना, आपने बाकी भी क्रॉप्स के अंदर कॉटन नहीं सारी हार्वेस्ट करनी, मेज नहीं हार्वेस्ट करनी, सनफ्लावर नहीं करना। यस, देर आर क्रॉप्स जो सारी की सारी हार्वेस्ट करनी है, जैसे फॉडर्स हैं। तो वहां पे थोड़ी सी फिजियोलॉजी डिफरेंट है यील्ड फॉर्मेशन की, क्योंकि यील्ड की डेफिनेशन वहां डिफरेंट है। बट वेयर दी there is a specific definition of crop yield, economic yield versus biological yield. We must look how the biological yield is differentiated into crop yield and non-crop yield. Process क्या है, physiological mechanism क्या है, ये भी आपको आना चाहिए। देन क्रॉप्स कौन सी हैं? क्रॉप मुख्तलिफ किस्म की जो क्रॉप्स हैं, ये बेसिक एग्रोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वो उसमें ऑयल सीड क्रॉप्स कौन सी हैं, फाइबर क्रॉप्स कौन सी हैं, आपकी क्या कहना चाहिए, ये होती हैं शुगर क्रॉप्स कौन सी हैं, कॉन्डिमेंट्स कौन से हैं, ठीक है, मेडिसिनल प्लांट्स कौन से हैं, देयर इज नो लिमिट। ठीक है, और उनकी प्रोडक्शन एग्रोनॉमी बेसिक्स से लेकर डिटेल तक कुछ भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपको आनी चाहिए। सॉइल्स, सॉइल की मुख्तलिफ टाइप्स कौन सी होती हैं, ठीक है, और उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं। प्रॉपर्टीज में सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज, ये 301 302 में सॉइल साइंस में आपने पढ़ा होगा। हमने तो 4 4 क्रेडिट आवर के 2 2 3 3 कोर्स पढ़े थे सॉइल साइंस के भी, उस वक्त भी 8वें सेमेस्टर तक 25 25 क्रेडिट आवर पढ़े थे। पूरी बीएससी के दौरान 8वें सेमेस्टर तक पहले से लेकर 25 24 25 क्रेडिट आवर होते थे एक सेमेस्टर में, 5 5 क्रेडिट आवर के कोर्सेज होते थे मेजर में जाके। 7वें सेमेस्टर तक कंपल्सरीली एग्रोनॉमी सब लोगों ने पढ़ी, चाहे जो भी मेजर है, 7वें सेमेस्टर तक कंपल्सरी एग्रोनॉमी होती थी। एनीवे, ये सारी चीजें सॉइल की फिजिकल प्रॉपर मुख्तलिफ किस्म की प्रॉपर्टीज और टाइप्स एंड हाउ दे इन्फ्लुएंस द क्रॉप्स। अगर सॉइल की केमिकल प्रॉपर्टीज एक किस्म की हैं, पीएच ज्यादा है या कम है, क्रॉप के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस होगा, किस 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 मोड से वो क्रॉप के इन्फ्लुएंस जो है वो एक्सिक्यूट करेगी। अगर सॉइल की फिजिकल ब्लैक सॉइल है या लाइट कलर्ड सॉइल है, ये क्रॉप्स को किन प्रॉपर्टीज, मॉइस्चर ज्यादा है कम है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, सॉइल की बल्क डेंसिटी, ठीक है, पोरोसिटी, पोर स्पेस, इंडिविजुअल पोर्स, ये सारी चीजें, और ये कैसे रेलेवेंट हैं टू द क्रॉप प्रोडक्शन, कैसे एक्सिक्यूट करती हैं, ये आपको आना चाहिए। देन प्लांट सॉइल एनवायरनमेंट का नेक्सस, ये 3 प्लेयर हैं, प्लांट है, सॉइल है, वर्क इंटरएक्टिवली। ये मैकेनिज्म समझने की जरूरत है। मैं कुछ चीजें स्पेशली इस स्लाइड में जो चीजें लिखी हुई हैं, ये आप समझेंगे कि सर जो है लंबा बखेड़ा डाल के बैठ गए हैं, मैं लंबे चक्कर में पड़ गया हूँ। यू कैन नॉट टुडे और टुमारो, आप इनिशियल पोजीशन के ऊपर या जिंदगी में कैरियर के डेवलपमेंट के लिए टुमारो, आने वाले दिनों में compete करने के लिए, जब तक आप ये चीज़ें नहीं लाएंगे, आप competitive नहीं रहेंगे, आप एक्सीलेंस की तरफ ऊपर रैपिडली ग्रो नहीं करेंगे। सो राइट फ्रॉम द वेरी प्रिलिमिनरी स्टेज
टुवर्ड्स द कल्मिनेशन ऑफ योर कैरियर्स, ये सारी चीज़ें मस्ट हैं। ये आपको आज नहीं तो कल सीखना पड़ेंगी। ओनली देन यू कैन सर्वाइव, यू विल बी सर्वाइविंग इन द कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, कॉम्पिटिटिव एनवायरमेंट्स। और आपने compete सिर्फ पाकिस्तान में नहीं करना, यूनिवर्सिटी एग्रीकल्चर फैसलाबाद के कैंडिडेट्स के साथ compete नहीं करना। और भी 10 यूनिवर्सिटियां हैं पाकिस्तान में, पंजाब में। कल आप में से कुछ लोग स्कॉलरशिप्स के ऊपर बाहर जाएंगे, और हो सकता है इसी एसओ की पोजीशन के लिए कुछ कैंडिडेट्स ऐसे हों जो बाहर के पढ़े हुए हैं, पीएचडी कैंडिडेट होंगे, मुझे पता है इसमें। ठीक है, जो इन्होंने बाहर से पीएचडी की हुई है, अगर वो compete करते हैं, उनके साथ compete करना है, तो डेफिनेटली आपको तैयारी भी इस लेवल के ऊपर रखनी होगी। तो ये एरियाज भी वो है, इंपॉर्टेंट है ये। और हम उसको थोड़ा सा वाइड करते हैं, सिस्टम सस्टेनेबिलिटी एंड इकोनॉमिक वायबिलिटी। ये अल्टीमेट, जैसे मैंने पहले एक पॉइंट लिखा था कि एग्रीकल्चरल सिस्टम शुड बी सस्टेनेबल, इकोनॉमिकली वायबल, एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड सोशली एक्सेप्टेबल। तो एज ए होल एग्रीकल्चरल सिस्टम जो है, ये सस्टेनेबल और इकोनॉमिकली वायबल होना चाहिए। सो एग्रोनॉमी इज ए साइंस, knowing the plant cell soil theoretically, but to put that theoretical knowledge into practice and a business as an entrepreneur। और अगर उस आर्ट को, वो इकोनॉमिकल नहीं है, ये कोई पेंटिंग बनाने वाला आर्ट नहीं है कि आपने पेंटिंग्स बनानी है, अपने शौक पूरे करने हैं। भाई आपने कमाई करनी है, इसके ऊपर खर्चा आ रहा है इस शौक के ऊपर। आप इसे, जब तक इसे एज ए एंटरप्रेन्योर, एज ए बिजनेस स्ट्रेटजी अडॉप्ट नहीं करेंगे, तो तब तक ये ना सस्टेनेबल रहेगा, ना ही ये इकोनॉमिकली वायबल रहेगा। सो इस सस्टेनेबिलिटी और इकोनॉमिक वायबिलिटी के ऊपर हमें बहुत सारी चीज़ें मिला के देखनी होती हैं। तो ये क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम्स जो हैं, ये हमें हेल्प करते हैं कि एक सिस्टम कैसे डेवलप करना है, सिस्टम की सस्टेनेबिलिटी कैसे जो है वो जो है किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी, और इकोनॉमिक वायबिलिटी कैसे वहां से अचीव होगी। सो हमें क्रॉपिंग और फार्मिंग सिस्टम्स की तरफ बढ़ना होगा। तो इनकी डेफिनेशंस क्या होती हैं? मल्टीपल क्रॉपिंग, मोनोक्रॉपिंग, ठीक है। फार्मिंग सिस्टम्स कौन से होते हैं, ठीक है। और आप इनकी टाइप्स क्या हैं, बेसिस ऑफ सिलेक्टिविटी क्या है, हमने कौन सा क्रॉपिंग सिस्टम सिलेक्ट करना है, मोनोक्रॉपिंग में रहना है, मल्टीपल क्रॉपिंग में रहना है, मिक्स्ड क्रॉपिंग पे जाना है, हमने फार्मिंग सिस्टम कौन सा अडॉप्ट करना है, क्या आपने क्रॉप फार्मिंग करनी है, आपने लाइफ स्टॉक पे जाना है, आपने फिश फार्मिंग करनी है, आपने हॉर्टिकल्चर, इट इज ऑल एग्रीकल्चर, इट इज ऑल एग्रीकल्चरल सिस्टम्स। तो आप कैसे करेंगे? तो इनकी टाइप, और इसको आप सिलेक्ट क्या करेंगे, कैसे करेंगे, इनकी बेसिस क्या है? मैंने ये SES लिखा है, मींस इट इज ए प्लूरल। बेसिस जो है वो प्लूरल है, मैनी है, देयर आर मैनी बेसिस, जिनको सामने रखते हुए हम देखेंगे कि कैसे। तो ये डोमेन भी आपको देखनी होगी। देन क्लाइमेट इटसेल्फ, जब हम उसकी बात की थी कि प्लांट सॉइल एंड क्लाइमेट नेक्सस की बात करते हैं कि ये 3 प्लेयर्स हैं। क्लाइमेट चेंज के पैटर्न्स क्या है? दिस इज अ न्यू चैलेंज। क्लाइमेट रिजिलियंस क्या होती है, और ये रिजिलियंस कैसे लानी है सिस्टम के अंदर, प्लांट के अंदर और क्रॉप के अंदर। हाउ द एग्रीकल्चरल सिस्टम्स, हाउ द क्रॉप्स, varieties, cultivars are going to be climate resilient, how our system is climate resilient, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो डेफिनेटली क्रॉप प्लांट से लेकर ब्रीडिंग और एग्रोनॉमिक इनोवेशन जो हैं, जब हम क्रॉप वैरायटीज टाइप्स की बात करते हैं, रेजिलिएंट क्रॉप्स की वैरायटीज की, तो हमें ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में जाना पड़ता है और एग्रोनॉमिक इंटरवेंशंस की तरफ जाना पड़ता है। तो अगर हमने ब्रीडिंग में जाना है, एग्रोनॉमिक इनोवेशन पे जाना है, तो हमारा सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होगा? किस क्रॉप को, किस किस्म की वैरायटी को, उसमें क्या ट्रेट्स पाए जाएं, तो कहेंगे कि ये क्लाइमेट रिजिलियंट है। रिजिलियंट फॉर टेम्परेचर है, हाई टेम्परेचर या लो टेम्परेचर है, रिजिलियंट फॉर हाई मॉइस्चर, रिजिलियंट फॉर अनप्रेसिडेंटेड मॉइस्चर जो है, साइकिल जो है कि कैसे है। तो उसके अंदर क्या क्राइटेरिया आना चाहिए? रेजिस्टेंट टू लॉजिंग है, क्या है ये क्राइटेरिया भी सिलेक्शन के क्या होने चाहिए, आपको पता होना चाहिए। ओनली देन यू कैन बी ए गुड एग्रोनॉमिस्ट, ओनली देन यू कैन बी कॉम्पिटिटिव। एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन, ये जो हमारा देसी किस्म का जिमीदारा है, ये वायबल नहीं रहा। हमारे
क्रॉप हमारे फार्म एग्रीकल्चरल सिस्टम के इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो मैन पावर भी है। जो हमारी मजदूरी है उसके ऊपर आने वाली जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, इसे कह लें कास्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो बहुत बड़ा थ्रेट है। तो कास्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए मैकेनाइजेशन करनी होगी। ठीक है। तो मैकेनाइजेशन जो है क्रॉप अप्रेजल टूल के तौर पर यूज होती है। हमें फोरकास्ट करनी होगी कि हमारी क्रॉप कितने एरिया पे लग चुकी है, क्रॉप की कंडीशन क्या है इस वक्त, फोरकास्टिंग में जाना होगा मैकेनाइजेशन के जरिए। ओनली देन वी कैन टेल व्हाट इज नीडेड एट व्हाट स्टेज, okay, before time, and we can manage that efficiently, and we can protect that our crops, our systems from जो है ना क्या कहते हैं सरप्राइज अकुरेंस ऑफ द चेंजेस इन वेदर क्लाइमेट। ये फोरकास्टिंग में आता है। वो कहते हैं मोटरवे पे अगर ट्रैवल करें, वो दरम्यान में स्लोगन से लिखे होते हैं ना, तो उसमें लिखा होता है, एक दफ़ा एक जगह मैंने कई दफ़ा पढ़ा है, अलर्ट माइंड्स डोंट, ये जिंदगी में भी अंग्रेजी में भी, कि जो अलर्ट माइंड्स हैं दे डोंट गेट सरप्राइजेस। ओके, अलर्ट माइंड्स दे आर अलर्ट अहेड ऑफ टाइम व्हाट मे पॉसिबली टेक प्लेस, विच हैजर्ड्स यू मे कम अक्रॉस। जो अलर्ट बंदा होता है वो उनके बारे में, वो उसकी नजर होती है, जिसे कहते हैं हर एक चीज के ऊपर इर्द गिर्द वो देख रहा होता है। सो अलर्ट माइंड्स गेट नो सरप्राइजेस। उनके लिए अगर आप ड्राइविंग करते हुए एहतियात नहीं बरत रहे, आपकी आंखें नहीं खुली, आपके कान नहीं खुले, आगे जंप आ गया है, तो भी अगर आप अलर्ट हैं तो जंप का आपको नजर आ रहा है। और अगर आप अलर्ट नहीं है, सड़क पे नजर नहीं है, इधर उधर देख रहे हैं, फिर तो जंप दे खड्डे ते गिरोगे ना, खुदा न खास्ता। सो इफ यू आर अलर्ट यू डोंट गेट ए सरप्राइज कि कहाँ मोड़ है, कहाँ जंप है, कहाँ आगे गाड़ी है, कितनी दूर ब्रेक लगानी है, क्या करना है। ओनली देन यू कैन गो। सो अप्रेजल जो है, क्रॉप अप्रेजल जो है, दीज आर टू कीप यू अलर्ट व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट मे हैपन इन द डेज टू कम, सो दैट यू आर रेडी टू फेस, यू आर रेडी टू एक्ट अकॉर्डिंगली एंड गेट नो सरप्राइज व्हेन देर इज समथिंग इन द मेकिंग। तो क्लाइमेट की फोरकास्टिंग और मैनेजमेंट, इसमें मुख्तलिफ किस्म के सेंसर्स, ठीक है, ड्रोन्स, रिफ्लेक्टर्स या रिफ्लेक्टेंस, और इन सब चीज़ों की डेफिनेशंस और कॉन्सेप्ट्स आपको आने चाहिए। आप ये मत समझे कि ये एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन जो है ये एग्रोनॉमी नहीं है। एग्रीकल्चर, टुडेज एग्रोनॉमी, टुमारोज एग्रोनॉमी डेफिनेटली इज नथिंग विदाउट मैकेनाइजेशन। अब इसमें हम नहीं जाएंगे, हम कामयाब नहीं होंगे। ठीक है, ये चीज़ें भी आपका डोमेन है, इसमें भी क्वेश्चन आएंगे आने वाले दिनों में। ये तो थी डोमेन्स, एरियाज। मैंने आपको कोशिश किया है, जैसे मैंने शुरू में कहा था कि मैं एक एक मैक्रो लेवल के ऊपर पर्सपेक्टिव हम गुफ्तगू करेंगे। कोर्स कवर नहीं करवाने लगा मैं आपको, ये हो नहीं सकता, ऐसे नहीं कर सकते हम। अब हम देखते हैं कि हैंडलिंग द टेस्ट। अगर टेस्ट एमसीक्यूज आ गए हैं, या जो कहना चाहिए क्या आ गया है, दूसरा आ गया ऐसे टाइप, या क्या कहते हैं जिस सब्जेक्ट सब्जेक्टिव आ गया है, तो कैसे हैंडल करना है। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में कुछ होते हैं हार्ड फैक्ट्स। मसलन एग्रोनॉमी की डेफिनेशन आपको सही आनी चाहिए, तो कब तुकबाजी नहीं करनी। सीड की डेफिनेशन क्या होती है, जर्मिनेशन क्या होती है, किसी क्रॉप का सीड रेट क्या है, किसी क्रॉप का सोइंग टाइम क्या है, किसी क्रॉप का डेल्टा ऑफ वाटर क्या है, ड्यूटी ऑफ वाटर किसी एरिया की क्या है। ठीक है, ये हार्ड फैक्ट्स हैं। उसने क्या कहते हैं कि डेफिनेशन दे दिया है, नीचे पूछता है फिल इन द ब्लैंक्स कि इसमें क्रॉपिंग सिस्टम आना है, क्रॉपिंग फार्मिंग सिस्टम आना है, ठीक है, मल्टीपल क्रॉपिंग आना है, या उसने एक स्टेटमेंट दी है ना कि एमसीक्यूज में, उसमें मल्टी चॉइस क्वेश्चंस में। तो आपको पता होना चाहिए ये हार्ड फैक्ट किस्म के क्वेश्चंस हैं, तुकबाजी नहीं होगी। ये क्वेश्चन या गलत है या सही है। वैसे तो सारे क्वेश्चन ही गलत या सही होते हैं, लेकिन ये डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, दे आर एक्चुअली मोर डिपेंडेंट अपॉन योर मेमोरी। ये कंसेप्चुअल क्वेश्चंस होते हैं, जो आपको, आपके सामने जो स्टेटमेंट्स लिखी होती हैं, वो पढ़ने के बाद आपने कुछ सोचना है, सोच के जो नीचे ऑप्शंस दी गई हैं वो आपको वहां पे उनमें से किसी को क्लिक करना, टिक करना होता है। क्रिटिकल एनालिसिस, कुछ चीजें दी जाती हैं कि ये ऐसे है, ये ऐसे है,
अगर अगर वो ऐसे हो तो ये कैसे होगा, अब क्या होगा, ये क्रिटिकल एनालिसिस है। ठीक है ना, इस किस्म के क्वेश्चन। देन लॉजिकल भी इसी में चले आ जाए। और फिर उसके बाद ओपिनियन, कई दफ़ा कई क्वेश्चंस होते हैं वो ओपन होते हैं, वो आपकी ओपिनियन, दे वांट टू सी व्हाट इज योर ओपिनियन रिगार्डिंग दोस। तो वो ऊपर दे के चीज़, नीचे आपको जगह छोड़ देते हैं कि इसके ऊपर अपनी ओपिनियन दें, इसके ऊपर फिल इन द ब्लैंक्स टाइप ना वो लिखें आप क्या करना चाहिए। ये उसमें चीज़ें आ जाती हैं। सो हेयर आई क्या कहते हैं, कंक्लूड फ्रॉम माई साइड। अब हम जो है ना, लेट अस टॉक, लेट अस डिस्कस। मेरे ख्याल में सर तमाम क्वेश्चन जो है ना वो आपने एड्रेस कर दिए हैं स्टूडेंट्स के, और मजीद जो है ना वो सेशन के बारे में जो है ना वो हम ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे, मैं पर्सनली आपसे डिस्कस कर लूंगा। तो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बच्चों सर को थैंक यू बोलें, आपके लिए सर ने टाइम निकाला है। एवरीबॉडी एवरीबॉडी मोस्ट वेलकम। विश यू थैंक ऑल यू द सर। बेस्ट एवरीबॉडी। स्टे थैंक ब्लेस्ड। यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। थैंक यू सो अल्लाह मच। हाफिज सर। अल्लाह हाफिज। सर थैंक यू सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी वेलकम वेलकम। थैंक यू माय सर, प्लेजर। थैंक यू। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। चलें जी, थैंक रसलान, थैंक यू डियर। ठीक है सर, थैंक यू स्टे सो मच। ब्लेस्ड। थैंक यू सर, अल्लाह हाफिज।